नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और इटली रिलेशंस से संबंधित। वैसे फोकस इस आर्टिकल में ट्राइलेटरल पार्टनरशिप पर होगा, इंडिया, इटली और जापान। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे देश के यूथ के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से संबंधित। देखो, वैसे इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये इशू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट का। तो या तो एक और जब नया आर्टिकल आएगा तब हम कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इस इशू को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। आज तो इस आर्टिकल में जितना है उतना ही हम डिस्कस कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और इटली रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप लोकेशन जान लीजिए इटली की। देखो, यहाँ पर है इंडिया और यूरोप का एक देश है इटली। इटली के बारे में हमने डिस्कस किया था कब, जब इटालियन मैरीन का केस आया था। लेकिन आज इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। सबसे पहले देखो, इंडिया इटली रिलेशंस का इतिहास हम जानते हैं। पहले हम इस आर्टिकल में ब्रीफ में इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आज का जो आर्टिकल आया है हिंदू में उसे डिस्कस करेंगे। इतिहास की बात हम पहले करते हैं। इंडिया और इटली दोनों के दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन यंग स्टेट्स हैं। जैसे देखो, इंडियन सिविलाइजेशन तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन इंडिया आज़ाद हुआ एज ए मॉडर्न नेशन की फॉर्म में आया कब? 1947 में। उसी प्रकार से इटालियन सिविलाइजेशन भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इटली का यूनिफिकेशन हुआ, इटली रीयूनिफाइड हुआ कब? 1861 में। सदियों से दोनों सिविलाइजेशन के जो लोग हैं आपस में इंटरेक्ट करते आए हैं। इटली के एक फेमस ट्रैवलर थे मार्को पोलो। रिपब्लिक ऑफ वेनिस हुआ करता था उस समय 13th सेंचुरी में, और रिपब्लिक ऑफ वेनिस के ये ट्रैवलर थे मार्को पोलो। इन्होंने ईस्ट की यात्रा की थी और अपने ईस्ट ट्रैवल्स के दौरान ये इंडिया में भी आए थे, और इंडिया में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में उन्होंने बुक भी लिखी। सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो इंडिया तो देखो उस समय कॉलोनी था ब्रिटेन की, और इटली जो था वो ब्रिटेन के अगेंस्ट था, इटली जर्मनी की साइड था। तो इंडियन ट्रूप्स ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से इटली में लड़ाई लड़ी। राजपूताना राइफल्स और गरखा राइफल्स ने इटली में लड़ाई लड़ी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से इटली के अगेंस्ट। इसके अलावा ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 10th डिवीजन ने अफ्रीका में इटली की जो कॉलोनीज थी जैसे सोमालीलैंड एंड एबिसिनिया, वहाँ पर भी लड़ाई लड़ी। ये तो हमने ब्रीफ में इतिहास की बात की। अगर पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद इंडिया और इटली के पॉलिटिकल रिलेशंस इस्टाब्लिश हुए 1947 में। और अगर देखो इस इटालियन मैरीन के केस को छोड़ दें तो अभी तक इंडिया के इटली के रिलेशंस जो हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। समय समय पर हाई लेवल विजिट्स होती रहती हैं दोनों देशों के बीच। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, इटली जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट में से इटली इंडिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जर्मनी, बेल्जियम, यूके और फ्रांस के बाद। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मेनली इटली को? इंडिया देखो मेनली इटली को रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर, आयरन ओर, मोटर व्हीकल्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये सब इंडिया इटली को एक्सपोर्ट करता है। और मेनली इटली से इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? सामान्य पर्पजेस की मशीनरी, मशीन टूल्स, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग आइटम्स। देखो ऑलमोस्ट 140 से ज़्यादा जो इटालियन कंपनीज हैं वो इंडिया में एक्टिव हैं। 2000 से लेकर 2018 के बीच इटली ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में। और इंपोर्ट के मामले में देखो, इंडिया जिन देशों से इंपोर्ट करता है ना, लिस्ट अगर हम बनाएं तो इटली का नंबर आएगा 27वां। और वैल्यू के हिसाब से विभिन्न कंट्रीज़ को इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसकी लिस्ट अगर हम बनाएं तो इटली का नंबर आएगा 10वां। इसके बाद ट्रेड रिलेशंस की बात की जाती है। देखो वैसे तो 2007 के बाद से ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्राई कर रहे हैं किसी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की, और इटली भी मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो नहीं सका है। अभी फिलहाल इंडिया और इटली के बीच जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, $8 बिलियन का ट्रेड है।
इंडिया इंपोर्ट इटली से कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, यानी ट्रेड सरप्लस जो है वो इंडिया के पक्ष में है। कितना? $1 बिलियन कम, लेकिन ट्रेड है ही काफ़ी कम, सिर्फ $8 बिलियन कम। अगर हम बात करें इटली में भारतीय मूल के डायस्पोरा की, अगर देखो हम नीदरलैंड को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं यूरोपियन यूनियन में वो इटली में ही रहते हैं। वैसे यहाँ पे यूके और नीदरलैंड की बात की गई है, लेकिन जैसा आपको पता है यूके तो अभी यूरोपियन यूनियन में है ही नहीं, तो सिर्फ नीदरलैंड के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय इटली में ही रहते हैं यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें। और देखो ये जो भारतीय हैं इटली में रहते हैं वो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, यानी अभी अभी माइग्रेंट हुए हैं, उनके फोर फादर्स इंडिया में ही रहते थे, तो इसलिए वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, लेदर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क और सर्विस इंडस्ट्री। इसके बाद कल्चरल टाइज की बात की जाती है। 1976 में कल्चरल कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है दोनों देशों के बीच, जिसमें दोनों देशों के स्टूडेंट्स जो हैं वो लैंग्वेज प्रोग्राम में या फिर दूसरे एकेडमिक कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं। 10 यूनिवर्सिटीज़ या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इटली में ऐसे हैं जो इंडियन आर्ट, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में कोर्स कंडक्ट करते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक की बात की जाती है। दोनों देशों के बीच साइंस एंड टेक में कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था 1978 में, जो अभी तक है। एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था दोनों देश मिलके 3 साल के एक्शन प्लान बनाएंगे और 3 साल में मैक्सिमम 30 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोनों देशों के द्वारा स्टार्ट किए जा सकते हैं। और प्राइम एरियाज ऑफ जॉइंट रिसर्च क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज, एनर्जी। सबसे लास्ट में बात की जाती है डिफेंस की। जॉइंट डिफेंस कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी दोनों देशों के द्वारा मिलके 2018 में, ताकि इंडिया और इटली की डिफेंस फर्म्स के द्वारा डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग स्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा देखो डिफेंस के क्षेत्र में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, MTCR इन सब का मेंबर बनना चाहता था, तो इटली ने इंडिया का सपोर्ट किया। NSG का मेंबर अभी तक इंडिया नहीं बन पाया है चाइना के विरोध के चलते। तो ये हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। बैकग्राउंड से आपका एक पर्सपेक्टिव बन गया इंडिया इटली रिलेशंस से संबंधित। तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस जो मैरीन के केस को छोड़ दें कि इटालियन मरीन्स ने गोलाबारी की थी केरला के कोस्ट के पास, जिसमें 2 इंडिया के मछुआरों की डेथ हो गई। इसके बाद काफ़ी डिप्लोमेटिक टेंशन्स पैदा हो गई इंडिया और इटली के बीच। अगर इस एपिसोड को छोड़ दें तो ओवरऑल इंडिया और इटली के रिलेशंस जो हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। अभी क्या हुआ है, देखो इटली जो है ना अब इंडो पैसिफिक रीजन में एक भूमिका निभाना चाहता है। अभी तक तो देखो इटली ज़्यादा फोकस था, यहाँ पे है इटली, अभी तक इटली ज़्यादा फोकस था यूरोप के मैटर्स पर और अटलांटिक ओशंस के मैटर पर, लेकिन अब इटली अपने बॉर्डर से दूर इंडो पैसिफिक रीजन में भी, ये जो रीजन है ना, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, तो कंबाइंड जो रीजन है ये है इंडो पैसिफिक ओशन। यहाँ पे इटली अपनी भूमिका निभाना चाहता है और इस संदर्भ में इटली को ये लगता है हमारा जो विजन है वो इंडिया और जापान जैसे देशों के विजन के साथ मैच होता है। इसीलिए इटली ने अपनी इच्छा जाहिर की है। इंडिया और जापान के बीच तो बायलैटरल पार्टनरशिप है ही, तीनों देश मिलके, इंडिया, इटली और जापान तीनों देश मिलके एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करते हैं। वैसे आपके मन में क्वेश्चन आया होगा इंडिया का विजन है क्या इंडो पैसिफिक रीजन के लिए? देखो वही बातें जो हमने काफ़ी बार डिस्कस की हैं। इंडिया चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन ओपन, बैलेंस्ड, रूल बेस्ड, स्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो, सभी देश कॉमन स्पेस का इस्तेमाल कर सकें इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे वो सी के लिए कम्युनिकेशन लैन हो या फिर एयर स्पेस हो। इशारा चाइना की तरफ है। देखो चाइना अपनी मनमानी करता है, कई बार कई देशों के शिप्स को आने नहीं देता इस इंडो पैसिफिक रीजन में, दावा करता है कि ये जो रीजन है ये चाइना का सी है, हम आपके शिप्स को नहीं आने देंगे। तो इंडिया, जापान जैसे जो देश हैं वो रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना जैसा कोई भी देश अपनी मनमानी ना कर सके, अपनी दादागिरी ना कर सके। तो ये इंडिया का विजन है। इंडिया का विजन ये भी कहता है इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश आते हैं उनकी वेलफेयर सुनिश्चित हों, वो डेवलप हों। ये सारे जो कोस्टल स्टेट्स जो इंडो पैसिफिक रीजन में हैं, जैसे येमेन, ओमान, जितने भी देश हैं जिनका कोस्ट लगता है इंडो पैसिफिक रीजन में, इनकी वेलफेयर सुनिश्चित हो, ऐसा भी इंडिया चाहता है। और
कहीं ना कहीं देखो इटली को लगता है कि हमारा भी यही विजन है, हमारी भी यही सोच है, इसीलिए इटली ट्राइलेटरल पार्टनरशिप इस्टाब्लिश करना चाहता है। वैसे देखो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप अगर इस्टाब्लिश होती है इंडिया, इटली और जापान के बीच, तो काफ़ी सारे फायदे होंगे अलग अलग लेवल पर। जैसे इकोनॉमिक लेवल पर फायदे की बात करें, जब से देखो कोविड-19 की महामारी चाइना से ओरिजिनेट हुई ऐसा आरोप लगता है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा देश चाइना के ऊपर से अपनी जो ट्रेड डिपेंडेंस है वो ख़त्म करना चाहते हैं। सप्लाई चेन्स को रीएडजस्ट करने की बात कही जा रही है विभिन्न देशों के द्वारा। तो इंडिया और जापान भी अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना से हटाना चाहते हैं। इस दिशा में इटली भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, पहले इटली जो चीज़ चाइना से इंपोर्ट करता था, अगर वो जापान और इंडिया से मिल जाए तो वो जापान और इंडिया से इंपोर्ट करें, ना कि चाइना से। उसी प्रकार से इंडिया कोई चीज़ चाइना से इंपोर्ट करना चाहता है लेकिन इटली में अवेलेबल है, तो इंडिया इटली से इंपोर्ट कर ले चाइना से इंपोर्ट करने के बजाय। तो तीनों देश मिलकर सप्लाई चेन्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं चाइना पे डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए। सिक्योरिटी लेवल पे देखो, चूँकि इटली यहाँ पे सोमालियन कोस्ट के पास ऑपरेशन चलाता आया है, ये सोमालिया है, यहाँ पे देखिए सोमालिया के पास इटली की जो नेवल फोर्सेस हैं वो पायरेसी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाती हैं, यानी वेस्टर्न इंडियन ओशन में इटली की प्रेजेंस है। तो तीनों देश मिलके अगर नेवल कोऑपरेशन इंक्रीज करते हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी कोऑपरेशन इंक्रीज करते हैं तो फ़ायदा ही होगा। इसके बाद मल्टीलेटरल लेवल की बात करें, तीनों देश जो हैं वो सेम वैल्यूज़ शेयर करते हैं कि वर्ल्ड जो है वो रूल बेस्ड ऑर्डर पर चलना चाहिए, यानी रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि चाइना अपनी मनमानी करना चाहता है वैसे। इसके बाद वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। देखो ये सब चीज़ें तो ठीक है भाई, तीनों देश मिलकर ट्राइलेटरल पार्टनरशिप इस्टाब्लिश करते हैं तो फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए देखो इटली को एक क्लियर स्ट्रेटजी चाहिए। अभी इटली ने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, बट पहले आप अपनी एक क्लियर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तो बनाइए कि क्या हासिल करना चाहते हो आप इंडो पैसिफिक रीजन में, और आप ये भी डिसाइड कीजिए जो आपकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी होगी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो। और दूसरे क्षेत्रों में भी अगर कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है तो एक कॉमन एजेंडा तो होना चाहिए ना। जैसे एक कॉमन इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए, कॉमन सिक्योरिटी संबंधित एजेंडा होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एजेंडा होना चाहिए, तभी तो आगे कोऑपरेशन इंक्रीज होगा। और इसके लिए एक मजबूत पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए। शुरुआत की जा सकती है इंडिया और इटली के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बना के, और देखो इसके लिए बिल्कुल सही मौका है। कैसे? देखो G20 की अध्यक्षता जो है अभी इटली के पास है, अगला समिट ऑर्गेनाइज होगा अक्टूबर में, और उसके बाद प्रेसिडेंसी आ जाएगी इंडिया के पास। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और इटली से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में यूथ के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की आवश्यकता से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। 1987 के बाद से ही 1987 में देखो 11 जुलाई को 5 बिलियन हो गई थी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन। तो उसके बाद UNDP ने 11 जुलाई का जो दिन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, ताकि पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इस बार की थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर्स। काफ़ी लंबी थीम है, एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा प्री के लिए। अगर देखो इंडिया में पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा की हम बात करें, इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 62% तो देखो 15 और 59 ईयर्स के बीच में है। और पिछले साल UNDP की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अनुमान से 12 साल पहले ही स्टेबलाइज हो जाएगी। तो राइटर का कहना ये मतलब है, कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उनको ये जानने की आवश्यकता है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, और अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का डेटा ये हमें बताता है 1965 से लेकर 1990 के बीच में किस प्रकार से ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में यूथ ने उन देशों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। देखो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वर्किंग एज पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी एज कंपेरिजन टू डिपेंडेंट की पॉपुलेशन। इस वजह से वहाँ के जो यूथ हैं उन्होंने उन देशों की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इस वजह से ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे साउथ कोरिया, इनमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी काफ़ी तेज़ी से आई। इसके बाद
कंसर्न्स की बात की जाती है, लेकिन इंडिया अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी यूथ की जो पॉपुलेशन है, उनके पोटेंशियल को ठीक से टैप नहीं कर पा रहा है। देखो, कोविड-19 से पहले भी सिचुएशन खराब ही थी। इंडिया एजुकेशन पर काफ़ी कम खर्च कर रहा था। जैसे देखो, 2019 में इंडिया ने सिर्फ 4.4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया, और 2020 में तो ये डेटा और भी ज़्यादा खराब है। इंडिया ने सिर्फ 3.4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया। एक और रिपोर्ट ये बताती है, एक स्टूडेंट पे इंडिया जितना खर्चा करता है, उस मामले में इंडिया वर्ल्ड में 62 नंबर पे है, 62वें नंबर पे है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, कोविड-19 के बाद सिचुएशन खराब हुई है। कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से देखो 32 करोड़ यानी 32 करोड़ लोग, 32 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रभावित हुए, और 32 करोड़ में से 15.8 करोड़ फीमेल हैं। देखो, बहुत सारी ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया लॉकडाउन की वजह से। उनमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो देखो ऐसी हैं जो अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी। लॉकडाउन जब लगा, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे एक भी केस नहीं था, दूर दराज के एरिया में, वहाँ पे भी स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, और इसलिए ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, बल्कि बच्चों की जो मेंटल वेलबींग है वो भी प्रभावित हुई। अभी देखो, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 65% एडोलसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने महामारी के दौरान काफ़ी कम सीखा है, और 51% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अब उनकी जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा प्रभावित होगी, फर्दर डिले होगी। 17% एडोलसेंट्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं, किशोरावस्था के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी मेंटल वेलबींग जो है वो प्रभावित हुई है महामारी की वजह से, यानी वो एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं। बहुत से गर्ल स्टूडेंट्स की महामारी के दौर में जल्दी शादी हो गई, क्योंकि देखो, काफ़ी बार गरीब परिवारों को ये लगता है अगर लड़की की शादी हो गई तो थोड़ा बर्डन कम होगा, और कम से कम लड़की जिस घर में जाएगी वहाँ पे पॉवर्टी नहीं होगी, ऐसी कई बार उम्मीद होती है गरीब परिवारों को। नेक्स्ट पॉइंट, जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं, क्योंकि देखो, अगर प्राइमरी केयर गिवर यानी जैसे माँ बाप की डेथ हो गई, उसके बाद एडोलसेंट गर्ल्स को खतरा रहता है कि उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ना धकेल दिया जाए, उनका एक्सप्लोटेशन ना हो जाए, वायलेंस का खतरा भी रहता है। इसके बाद वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। सबसे पहला पॉइंट वे फॉरवर्ड में ये है, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो, टीचर्स का, स्कूल स्टाफ का, स्टूडेंट्स का। अब वैसे देखो, 18 साल से कम के एज वाले जो बच्चे हैं उनको तो टीका लगना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द सरकार कोशिश करें कि 18 साल के कम एज के बच्चों की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो, और टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन तो जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए, और लोकल लेवल पे ये आज़ादी दी जाए स्कूल्स ओपन करने हैं या फिर नहीं करने हैं। शुरुआत की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। जिन डिस्ट्रिक्ट में केस नहीं आ रहे हैं वहाँ पे तो स्कूल ओपन हो जाने चाहिए ना, वहाँ पे बच्चों की शिक्षा प्रभावित करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और केस बेशक ना भी हों, लेकिन जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का उसे फॉलो किया जाना चाहिए हर एक स्कूल में, जैसे फेस मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए बच्चों के अगेंस्ट, और एक इनोवेटिव सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है एजुकेशन के लिए, जो कि मिक्स्ड हो, जिसमें ऑफलाइन एजुकेशन का भी प्रावधान हो, ऑनलाइन एजुकेशन का भी प्रावधान हो, मिक्स्ड मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को मिलकर काम करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सैनिटरी नैपकिन्स गर्ल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, लेकिन वो स्कीम प्रभावित हुई है, तो टीचर्स वॉलंटियर्स बन के काम कर सकते हैं गर्ल स्टूडेंट्स को सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने के लिए। मिड डे मील स्कीम का एग्जाम्पल दिया जाता है। मिड डे मील स्कीम में न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को मिलता है, ना सिर्फ देखो उनकी कोग्निटिव एबिलिटी यानी समझने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होती है बचपन में इस मिड डे मील स्कीम की वजह से, बल्कि और भी ज़्यादा काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे अलग अलग सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं मिल के भोजन करते हैं तो उनके अंदर कोऑपरेशन की भावना आती है। तो ये स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए। ये स्कीम पेरेंट्स को भी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज कोऑपरेट कर सकती हैं इस स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए, इवन कोविड की सिचुएशन में। इसके अलावा देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना कर रही हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्रीज मिलकर काम कर सकती हैं। जो ऑलरेडी हेल्पलाइंस हैं उनका उपयोग किया जा सकता है स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए। कंक्लूजन में कहा जाता है,
देखो अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया के पक्ष में है, लेकिन ये जो विंडो है ये ज़्यादा समय तक ओपन नहीं रहेगी। इसलिए सरकार को युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए ताकि हमारे देश का जो यूथ है उसके पोटेंशियल को टैप किया जा सके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस साल के बजट में ये अनाउंस किया गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस्टाब्लिश किया जाएगा, और अब सरकार ने उसी पे काम करते हुए एक नई मिनिस्ट्री इस्टाब्लिश की है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। अभी ये जो मिनिस्ट्री है ये होम मिनिस्टर अमित शाह के पास है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 के 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो टिफ़िन से खाना मंगवाते हैं, लेकिन उनमें से एक दिन एक स्टूडेंट बोलता है अरे हम बाहर का खाना खाते हैं, सेहत भी ख़राब हो जाती है, खाना भी अच्छा नहीं होता, ठंडा भी होता है, क्यों ना हम जितना पैसा टिफ़िन पे खर्च करते हैं उतना कंट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जांपल एक महीने के 3000, तो 100 स्टूडेंट्स हैं, एक महीने में कितना इकट्ठा हो जाएगा, 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये में तो हम कुक रख सकते हैं, 2-3 वर्कर हेल्पर रख सकते हैं, और राशन लाके खुद खाना बनवा सकते हैं। तो ये डिसाइड होता है इन 100 स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन ये 100 स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये सारी जो प्रोसेस है इसको मैनेज करने के लिए हम एक टीम चुनते हैं। अध्यक्ष कौन होगा, इसका कोषाध्यक्ष कौन होगा जो पैसों की देखभाल करेगा, मतलब पूरी टीम वो चुन ली जाती है। तो ये एक प्रकार से एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव मूवमेंट का। इन 100 स्टूडेंट्स ने मिल के जो सोसाइटी बनाई उसका देखो ना तो कोई मालिक है, सारे ही मालिक हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, और मेंबरशिप जो है वो भी कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये जो सोसाइटी है वो बनी है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मिल्क के क्षेत्र में हमने डिस्कस किया था जब डेयरी का एग्जाम्पल आया था, किस प्रकार से किसानों ने मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, मिल के अपना दूध बेचा, मिल के दूध की मार्केटिंग की, और कोऑपरेटिव मूवमेंट ने डेयरी सेक्टर में कमाल किया है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे कोऑपरेटिव मूवमेंट ने अच्छा काम किया है। जैसे इफ़को देखो, फर्टिलाइज़र के मामले में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इफ़को कंपनी का। इसके अलावा मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरी के सेक्टर में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने अच्छा काम किया है। वैसे देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं ये स्टेट के डोमेन में आती हैं, लेकिन इनको प्रमोट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री बनाई है, और इसी को लेकर राइटर का थोड़ा कंसर्न भी है। राइटर कहते हैं इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने हमारे देश में बड़े हद तक गरीबी को ख़त्म करने का काम किया है। फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, इन सब की अपलिफ्टमेंट, इन सब इश्यूज़ को भी एड्रेस किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा। लेकिन देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा करप्शन, ट्रांसपेरेंसी का अभाव, लीडरशिप की कमी, ये सब भी देखने को मिली है। काफ़ी जगहों पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीडर बन के रह जाते हैं। तो कुल मिला के सलाह ये दी जाती है राइटर के द्वारा कि अलग से मिनिस्ट्री तो बनाई गई है। सबसे पहली बात तो कोर्ट में ये केस जा सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है सब्जेक्ट। तो सेंटर को जस्टिफाई करना होगा कैसे उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई है और उसका काम क्या होगा। नेक्स्ट, अभी देखो आरबीआई और स्टेट्स इनके द्वारा रेगुलेशन किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। फिर भी अच्छी खासी ऑटोनमी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास, लेकिन अलग से मिनिस्ट्री बनाने से वो ऑटोनमी ख़त्म ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, और काम करने का जो स्कोप है वो नैरो हो जाए। सबसे लास्ट में पॉइंट आता है कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो यूनियन गवर्नमेंट काम करे ना, उससे सेक्टर में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी आए, और ऐसा नहीं कि सरकार इसका इस्तेमाल करे अपनी पॉलिटिकल लिवरेज के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कोऑपरेटिव्स के लिए नई मिनिस्ट्री से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।